नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी IKS के यूनिट 4 पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो यूनिट बहुत ही खास है। पिछले यूनिट्स में हमने जाना कि भारत के पास कितना ज्ञान था, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचा। इस यूनिट का नाम है इंडियन आर्ट्स एजुकेशन एंड नॉलेज ट्रांसमिशन। सोचिए, उस जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब भी हजारों सालों तक वेद, विज्ञान और कलाएं कैसे सुरक्षित रही। आज हम उसी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय की, हमारी कलाओं की और उस गुरु शिष्य परंपरा की जिसने उस ज्ञान को जीवित रखा। इस यूनिट में आप जो है जगह का नाम और संस्थाओं के नाम सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने ज़माने में पढ़ाई कैसे होती थी। भारत की शिक्षा प्रणाली दो स्तरों पर काम करती थी। पहला था गुरुकुल और पाठशाला। गुरुकुल का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं था, यह एक परिवार जैसा था, जहाँ छात्र गुरु के घर में रह के न सिर्फ किताबें पढ़ते थे, बल्कि जीवन जीने की कला, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सीखते थे। यह जो शिक्षा है पूरी तरह से निःशुल्क होती थी और समाज इसकी जिम्मेदारी उठाता था। और अभी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसी गुरुकुल परंपरा का, जो हमारे देश में नवोदय विद्यालय चलता है, वो इसी गुरुकुल परंपरा का ही एक उसी का एक रूप है। वही हमें वही चीज़ हमें सिखाया जाता है, जहाँ हमें पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कला, अनुशासन और काफ़ी सारी चीज़ सिखाई जाती है। जब छात्र उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए तैयार होते थे, तब वे विश्वविद्यालय का रुख करते थे। प्राचीन भारत में यूनिवर्सिटीज एक बहुत विशाल नेटवर्क था। इसमें सबसे पहला और सबसे पुराना नाम आता है तक्षशिला का। ये दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। आज यह जगह पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है। यहाँ पर चाणक्य जैसे आचार्य पढ़ाते थे और यहाँ राजनीति, धनुर्विद्या और चिकित्सा यानी कि मेडिसिन की पढ़ाई बहुत प्रसिद्ध थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चरक जो है यही के छात्र थे। दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय का। यह आज के बिहार में स्थित है। गुप्त काल में कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। नालंदा जो है अपनी विशाल लाइब्रेरी के लिए जाना जाता था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यहाँ पर चीनी यात्री फेन सांग ने भी पढ़ाई की थी और पढ़ाया भी था। यहाँ पे प्रवेश पाने के लिए बहुत कठिन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। इसके अलावा पाल वंश के राजाओं ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया, जो बिहार के भागलपुर में था। यह तांत्रिक बौद्ध धर्म की पढ़ाई का केंद्र था। अगर हम गुजरात की तरफ चले तो वहाँ पर बल्लवी विश्वविद्यालय था, जो प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापार की पढ़ाई के लिए मशहूर था। वहीं बिहार में ही उदंतपुर विश्वविद्यालय भी एक प्रमुख केंद्र था। आपको एग्जाम में जो है इन जगह के लोकेशन और इनकी खासियत याद रखनी है, जैसे कि तक्षशिला मेडिसिन के लिए और नालंदा अपनी लाइब्रेरी के लिए। शिक्षा जो है सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं थी, ज्ञान हमारी कलाओं में भी बसा था। भारतीय कला सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि ज्ञान को सुरक्षित रखने का एक तरीका था। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रकला की। अजंता की गुफाओं को देखिए, वहाँ की पेंटिंग्स में जातक कथाएं बनाई गई है। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, वो इन चित्रों को देखकर धर्म और नैतिकता का पाठ सीखते थे। इसी तरह हमारी मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी। सिंधु घाटी की नर्तकी से लेकर मथुरा और गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों तक, हर मूर्ति उस समय के समाज, वेशभूषा और शारीरिक विज्ञान का दस्तावेज है। दक्षिण भारत के मंदिरों में पत्थरों पर जो नक्काशी है, वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, बल्कि उसमें संगीत और नृत्य की मुद्राएं दर्ज है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य और संगीत की। भारतीय संगीत का मूल सामवेद में माना जाता है। हमारे यहाँ संगीत मनोरंजन नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम था। ये आज भी है। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण का कर्नाटक संगीत दोनों इसी परंपरा के हिस्से हैं। अगर हम नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, कथक या ओडिसी, ये सब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। नाट्य शास्त्र को कला का विश्व कोश कहा जाता है,
नृत्य के जरिए पौराणिक कथाएं लोगों तक पहुंचाई जाती थी, जो एक तरह का विजुअल एजुकेशन था। अब आप सोच रहे होंगे कि किताबें तो थी नहीं, तो इतना सब याद कैसे रहता था? यहीं पर आती है भारत की सबसे यूनिक चीज़, जिसे हम मौखिक परंपरा या ओरल ट्रेडिशन कहते हैं। इसे श्रुति परंपरा भी कहा जाता है। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने याद रखने के लिए एक कमाल की तकनीक विकसित की थी। वे श्लोकों को एक खास लय और ताल में गाते थे, जैसे कि घन पाठ या जटा पाठ जैसी विधियां थी, जिससे एक भी शब्द इधर उधर नहीं होता था। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी वेद हम तक बिना किसी बदलाव के पहुंचे हैं। आप भी देखते होंगे कि आप जब हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे थोड़ा जल्दी भूल जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन या हो सकता है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते तक ही अगर आप उसके रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो आप भूल जाते हैं। वहीं पर अगर आप कोई मूवी देखते हैं, जिसमें अलग-अलग सीन्स होता है, वो मूवी हमें कई महीनों तक यानी कि कई साल भी याद रह जाती है, जबकि एक बार देख के ही। यही होता है, हमारे विजुअल्स इतनी ज़्यादा काम करती है, इसीलिए जो है विजुअल्स की तरफ अगर हमें सिखाया जाए, वो विजुअल्स की तरफ से हमें अगर समझाया जाए, दिखाया जाए, तो हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो मेमोरी है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। इसके साथ ही आपको अपने पोएम्स जो है बुक के, वो याद नहीं रहते होंगे, लेकिन अगर वही पोएम्स हम गाने के थ्रू गाएंगे, वही अगर हम गाने एक है तो एक बार याद करने में वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमें याद रहती है। और अगर हम लोग गाने कोई 1 या 2 लाइन सुन लेते हैं, तो हमें वो बार बार याद आता है, हम उसे बार बार गुनगुनाते भी रहते हैं। यही होता है, जब हम लोग किसी भी चीज़ को सुर या ताल लय में बांध देते हैं, तो हमें ज़्यादा दिन तक वो मेमोरी में रहती है। ऐसे ही थी, आम जनता के लिए भी जो है जटिल श्लोक समझना मुश्किल था। उनके लिए ज्ञान का साधन कौन बना? वो था कथावाचन। लोग जो है कथा करते थे, कथा के थ्रू अपना ज्ञान वो बाँटते थे और आम जनता को समझाते थे, क्योंकि उन्हें उन्हें संस्कृत इतनी समझ नहीं आती थी। जो कथा वे सुनाते थे, उन्हें कथाकार या फिर बेखता कहा जाता था। वे रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ सुनाते थे। शाम के समय गांव के लोग इकट्ठा होते थे, किसी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे या फिर किसी चट्टान में, और वो कथा सुनते थे। इन कहानियों के जरिए उन्हें धर्म, नीति और इतिहास का ज्ञान मिलता था। यह जो है भारत का सबसे पुराना मास कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिनसे अनपढ़ लोगों को भी ज्ञानी बना दिया गया था। अब ज्ञान जो है सिर्फ दिमाग का नहीं, हाथों का भी होता है। इसे हम क्राफ्ट बेस्ड नॉलेज या फिर शिल्प परंपरा कहते हैं। भारत के कारीगर दुनिया भर में मशहूर थे। सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारा वस्त्र उद्योग। भारत ने ही दुनिया को कपास यानी कि कॉटन दिया था। ढाका की मलमल इतनी बारीक होती थी कि पूरी साड़ी जो है एक अंगूठी से निकल जाए। यह ज्ञान किसी किताब में नहीं, बल्कि कारीगरों के परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता था। इसी तरह आता था धातु कर्म। दिल्ली का लौह स्तंभ, वो 1600 साल से धूप और बारिश में खड़ा है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगा है। दक्षिण भारत की चोल कालीन कांसे की मूर्तियां आज भी दुनिया के लिए एक पहेली है। यह सब जो है रसायन विज्ञान का एक प्रैक्टिकल रूप था। मिट्टी के बर्तन बनाना भी एक बड़ा विज्ञान था, चाहे वो सिंधु घाटी से लेकर बाद के समय तक। काली पॉलिश वाले बर्तन बताते हैं कि हमारे कुम्हारों को आग के तापमान को कंट्रोल करना आता था। यह सारा जो है तकनीकी ज्ञान पिता अपने पुत्रों को काम करते करते सिखाता था, जिसे हम अप्लाई साइंस कह सकते हैं। अब जो वहाँ पुरुष को इतनी शिक्षा थी, अब आप वहाँ कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पे महिलाओं पीछे रह जाएगी। अब अक्सर यह माना जाता है कि पुरानी शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की जगह नहीं थी, लेकिन ये सच नहीं है। वैदिक काल में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था। उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। आपने गार्गी और मैत्रेयी का नाम सुना होगा। ये विदुषी महिलाएं थी, जिन्होंने
याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ किया था। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट किया था। पहले जो है अलग अलग लोग विद्वान बैठते थे और अपने ज्ञान को परखने के लिए वो डिबेट करते थे। इसे ही शास्त्रार्थ कहा जाता था। ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना जो है ऋषि पत्नियों यानी ऋषिकाओं ने भी की थी। शंकराचार्य के समय में उभय भारती जैसे विदुषी का नाम आता है जिन्हें जज बनाया गया था। इसके अलावा जो अनौपचारिक शिक्षा थी उसमें तो महिलाओं का ही राज था, जैसे घर के संस्कार, लोकगीत, व्रत त्योहारों की कहानियाँ और दादी नानी के नुस्खे। ये सब जो ज्ञान है महिलाओं ने ही बचा कर रखा था। लोक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा काम महिलाओं ने ही किया है, जो IKS का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इन सभी व्यवस्थाओं की जो रीढ़ की हड्डी थी वो थी गुरु शिष्य परंपरा। यह सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं था, यह एक आध्यात्मिक रिश्ता था। शिष्य गुरु को पिता से भी बढ़कर मानता था। गुरु अपने शिष्य की योग्यता परख कर उसे ज्ञान देता था, जिसे अधिकार भेद कहते हैं। ज्ञान जो है कोई बिकाऊ चीज नहीं थी। गुरु दक्षिणा शिक्षा पूरी होने के बाद दी जाती थी, वो भी श्रद्धा से, कोई फीस नहीं होती थी। ज्ञान को एक पवित्र धरोहर माना जाता था, जिसे शिष्य को आगे बढ़ाना होता था। इसी परंपरा की वजह से भारत का संगीत, नृत्य और अध्यात्म आज भी जीवित है। इसे एक अटूट जंजीर की तरह है जो हजारों सालों से चली आ रही है। तो दोस्तों, आज यूनिट 4 में जो है आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी थी। अब 1 मिनट में लास्ट में जो है हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा का जो क्रम है वो आप याद रखेंगे। सबसे पहले आता है तक्षशिला, जो दुनिया का सबसे पुराना है विश्वविद्यालय है और इसे मेडिसिन के लिए जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है नालंदा, ये बिहार में है और यहाँ पे सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसे धर्मगंज कहा जाता है। और वैन सांग जैसे व्यक्ति भी यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। फिर आता है विक्रमशिला, जो तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। और वल्लभी, वो प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम कला की बात करें तो संगीत का मूल आता है सामवेद से। नृत्य का जो आधार है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आता है। और अजंता की गुफाएं हैं वो आपका चित्रकला का सबसे बेस्ट उदाहरण है। अगर हम लोग ज्ञान संचारण की बात करें, यानी ज्ञान एक से दूसरे तक कैसे जाएगा, इसकी बात करें तो वो थी श्रुति परंपरा, यानी कि सुनकर याद रखना, और कथावाचन यानी कहानियों से सीखने वाली कला से। वही शिल्प की बात करें तो वस्त्र थे, धातु कर्म जिसमें आप लोह स्तंभ का उदाहरण दे सकते हैं, और मिट्टी के बर्तन। इसके साथ ही हम महिलाओं की भी बात करेंगे तो उसमें आते हैं गार्गी, मैत्रेयी और उभय भारती जैसे नाम। और सबसे अंत में गुरु शिष्य परंपरा, जो कि इस पूरी व्यवस्था का आधार थी। तो ये सारे कुछ की वर्ड से विक्रम, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, गार्गी, मैत्री, उभय भारती, ये जो है आपको ये सारे वर्ड्स, आप ये सारे नाम वर्ड्स भी आप कह सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये अगर आपको ये लेक्चर मददगार लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के भी शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम लोग इसके बाद अगर IKS ख़त्म होने के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।